कशिश के खास खबर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास खबर की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ करेंगे। जी हां, क्या है वो खास खबर? अपराध रोकने को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, अपराध को लेकर सियासत शुरू हो गई है कि अगर तेजस्वी चाहे तो बिहार में अपराध रुक सकता है। जीतन राम मांझी जैसे सीनियर नेता ये ट्वीट करते हैं। हालांकि ट्वीट पर नेता की कितनी सहमति रहती है कहना मुश्किल है, वो भी जीतन राम मांझी जैसे नेता के। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के ट्वीट के सहारे क्या दिखाने की कोशिश हो रही है कि अपराध बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है इसके लिए तेजस्वी अगर चाहें तो रुक सकता है, क्योंकि जेल में अधिकांश जो लोग हैं उनके चाहने वाले लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में जो अपराध हो रहा है इसके लिए तेजस्वी या आरजेडी जिम्मेवार है? यही कहना चाह रहे हैं ना इस ट्वीट के सहारे कि जो बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं, जो जंगल राज की यादें हैं, उन यादों से जुड़े हुए जो चेहरे हैं आज भी अपराध जगत में उनका ही बोलबाला है। तो आखिर इस प्रदेश की जनता ने आपको 15 वर्षों का समय दिया, 2005 से लेकर अब 2020 तक। ये कब तक इतिहास के सहारे चीजें चलती रहेगी? जरा सुनिए इस ट्वीट के बाद एक दूसरे दलित नेता श्याम रजक ने क्या कहा है, जरा इनकी भी बात सुनिए, तब हम अपने ब्यूरो चीफ से इस पर एक्सपर्ट कमेंट चाहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अपराध रोकने के बजाय अपराध पर सियासत क्यों शुरू हो गई है? सरकार की अक्षमता है कि अपने सीआईडी, अपने स्पेशल ब्रांच, अपने निगरानी विभाग इन सब चीजों के न रिपोर्ट दे करके थे और अपने सहयोगी पार्टी के आधार पर इस बात को कहने का काम कर रहे हैं। मेरी चुनौती है वो जो बात कर रहे हैं तो वैसे लोगों को पकड़ते क्यों नहीं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब कि सरकार अक्षम है, सिर्फ फेस सेविंग करने के लिए ये काम कहा जा रहा है। जी हाँ, फेस सेविंग के लिए ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2020 का मैंडेट भी तो इसी के सहारे उन्हें मिला है। जंगल राज की चर्चा हुई थी कि अगर तेजस्वी आ गए तो फिर जंगल राज की वापसी हो जाएगी, और आप सरकार में आ गए और सरकार के आने के बाद भी अपराध नहीं रुक रहा है तो इसके लिए तेजस्वी जिम्मेवार होंगे। अशोक जी, ये क्या है? ये जो ट्वीट वार हुआ है और उसके कहने का मतलब यही है ना कि चुनाव से पहले भी तेजस्वी जिम्मेवार को मत लाइए, जंगल राज आ जाएंगे। तो बिहार की जनता ने इनको बहुमत दिया। अब जब बहुमत में आ गए हैं, अपराध थम नहीं रहा है, तो फिर कह रहे हैं कि तेजस्वी ही वजह है, तेजस्वी से जुड़े हुए जो नेता जेल में बंद हैं उन्हीं की वजह से अपराध हो रहा है। मांझी का बयान ठीक 2 दिन के बाद आया है। उस समय जब रविवार को जीतन राम मांझी को की रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव, और उसके 2 दिन के बाद तेजस्वी यादव ने उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा था और उसके जीतन राम मांझी ने उन्हें अपने पुत्रवत बतलाते हुए उनको धन्यवाद दिया था। और इसको लेकर के मीडिया में जो खबरें तैरने लगी थी कि जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव के बीच कुछ प्यार उमड़ा है, उसी का लगता है कि कहीं न कहीं उस खबर को साधने के लिए, उस सच्चाई को पाटने के लिए जीतन राम मांझी ने जो कल ट्वीट किया है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी दलों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन आपने जो एक सवाल किया है, यह मौजूद सवाल है कि जब बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं करके जब आपको सत्ता सौंपी है, तो वैसी स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सरकार की है। और अगर सरकार यह मानती है, चूंकि जीतन राम मांझी भी पार्टनर हैं इस सरकार के, उनके बेटे भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो अगर जीतन राम मांझी को पता है कि तेजस्वी यादव का अपराधियों के साथ संबंध है या जो भी अपराधी हैं वो कहीं न कहीं आरजेडी या उसके समर्थक दलों के सहयोगी हैं या उनके समर्थन में हैं,
तो ऐसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी को वो आंकड़े भी पेश करने चाहिए थे, वो उनका नाम भी बताना चाहिए था कि आखिर कौन अपराधी हैं जो या अभी तक पुलिस ने जितने भी अपराधियों को पकड़ा है बड़े कांड में, तो उसमें से कितने अपराधी आरजेडी या कांग्रेस या उनके अन्य सहयोगी दलों के समर्थक रहे हैं या उनके कार्यकर्ता रहे हैं। जीतन राम मांझी को यह कहना चाहिए, ये आंकड़ा पेश करना चाहिए। लेकिन यह बयान दे करके, ये जीतन राम मांझी ने यह ट्वीट करके यह संकेत साफ देने की कोशिश की है कि वो तेजस्वी को कटघरे में खड़ा रखना चाहते हैं और आम जनता जो अभी कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति से त्रस्त है या जो आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही हैं उसको लेकर के जो आम जनता परेशान है, उसको एक तरह से डाइवर्ट करने के लिए, उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, उसका ध्यान दूसरी तरफ आकृष्ट करने के लिए भी ये सियासत की चाल हो सकती है। और खास करके जीतन राम मांझी दलित नेता हैं, अपने बयानबाजी के लिए, अपने ट्वीट के लिए वो काफ़ी चर्चित रहे हैं। वैसी परिस्थिति में अब कहा जा सकता है कि ये ट्वीट के जरिए राजनीति हो रही है, इसमें कानून व्यवस्था को सुधारने की मंशा एनडीए के जो पार्टनर दल हैं उनके भी मन में नहीं है। जी, सीधी बात अशोक जी ने कह दी कि कानून व्यवस्था में सुधार हो, इसको लेकर दिलचस्पी नहीं है। तो फिर राजनीति के सहारे जो लोग प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, आज भी कई जगह से आपराधिक घटनाओं के, लखीसराय से घटनाएं आई हैं, जिस तरह की घटनाओं को लेकर जंगल राज कहा जाता था, उस जंगल राज की याद करिए कि कंस्ट्रक्शन कंपनी पर खुलेआम हमला होता था। उस दौर में वो दौर फिर से शुरू हो गया है। लखीसराय में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है, वहां से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले काम बंद कर दिए। तो यही तो जंगल राज का उदाहरण था। चलिए ठीक है, इस राजनीति के सहारे अगर चीज़ों को साधने की कोशिश हो रही तो ये भी एक सियासत है कि जनता जब तक इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही, आपकी सियासत और आपकी ये दुकान चलती रहेगी। अब हम दूसरे खबर पर चलते हैं, ये भी एक सियासत है। जी हाँ, अब हम जी हाँ, राहुल के सहारे कांग्रेस पर निशाना, ये क्या हो रहा है? शिवानंद तिवारी जी दूसरी बार कांग्रेस पर हमला किए हैं। इससे पहले कहते कि बिहार में आरजेडी सरकार में इसलिए नहीं आ पाई कि इसके लिए राहुल जिम्मेवार हैं। राहुल ने बिहार चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया, उस बार भी बवेला मचा था। और आज तो उन्होंने सोनिया गांधी के सहारे लालू को घेरने की कोशिश की है, राहुल को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पुत्र मोह में पार्टी का भविष्य खतरे में है। आखिर इस तरीके के बयानबाजी के सहारे शिवानंद तिवारी कौन सा स्पेस खोज रहे हैं? इनके पास तो या तो जदयू में जाने का स्पेस है, वो भी लगभग बंद है, दूसरा बीजेपी में जाएंगे, इसकी उम्मीद कम है। फिर कांग्रेस को साधने में क्या आरजेडी परिवार की सहमति है कि इनके सहारे आरजेडी कांग्रेस को साधा जाए? क्या वजह है? लेकिन इस वजह के बीच मदन मोहन झा को दिल्ली तलब किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष को, और माना यह जा रहा है कि इस बयान को लेकर उतनी गंभीरता के साथ आलाकमान नहीं सोच रही है। लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति कैसे मजबूत हो, इसको लेकर आलाकमान गंभीर है, ये चीजें अब दिखने लगी है। लेकिन चलिए, शिवानंद तिवारी जी के उस पत्र के बाद प्रेमचंद मिश्रा की प्रतिक्रिया, बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है कि आरजेडी उन पर कार्रवाई करे। तो जरा सुनिए प्रेमचंद मिश्रा क्या कह रहे हैं, फिर हम अपने तेजस्वी यादव से तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, इन्हें आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखाएं। कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि आरजेडी के नेताओं के चलते हमारी हार हुई। आरजेडी लीडरशिप को लेकर भी कई तरह के प्रश्न हैं। कहीं शिवानंद तिवारी जो बात उठाए वो अपने आप में एक तरह से रिडिकुलस है। खुद शिवानंद तिवारी ने अपने पुत्र को आगे बढ़ाया, जीवन में आज तक किसी और को नहीं बढ़ाया। जिस आदमी ने खुद अपने बेटा को एमएलए बनाया लालू जी से रिक्वेस्ट करके, वो किसी दूसरे पर पुत्र मोह का बात क्यों करता है? कहीं उनका इशारा तेजस्वी यादव को लेकर तो नहीं है, तेज प्रताप जी को लेकर तो नहीं है? जी हाँ, यही सियासत है। तेजस्वी और तेज प्रताप भी उसी पुत्र मोह में है, और शिवानंद तिवारी जी के बेटे खुद उस मोह पास से जुड़े हुए हैं। चलिए हम अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, ये शिवानंद तिवारी की जो खरी खरी बातें आ रही हैं, जब भी कुछ खरी खरी बातें करते हैं तो समझिए कि कुछ न कुछ होने वाला है। वो बिना मकसद की चीज़ें को मीडिया में नहीं लाते हैं। याद करिए, जब भी वो नीतीश कुमार के मामले में हो, नरेंद्र मोदी की सूझ पे लोग हो, लालू यादव को लेकर हो,
जब वो बयान जुबान खोलते हैं तो कुछ न कुछ निशाना कहीं और रहता है। ये कांग्रेस पर हमला करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? किनका ये निशाना किनके तरफ है? संतोष जी, शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद यादव के भी गुरु रह चुके हैं और शिवानंद तिवारी बार बार बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव को राजनीति में खास करके जब जेपी का आंदोलन चल रहा था उस समय जो जेपी के नेतृत्व में जो युवा वाहिनी बनी थी और उसके बाद जो राजनीतिक पार्टी बनी थी जनता पार्टी, तो उस समय भी शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद यादव से बड़े नेता थे और राजनीति में एंट्री शिवानंद तिवारी ने ही करवाई है। लेकिन समय समय पर शिवानंद तिवारी लालू का साथ भी छोड़ते रहे और लालू के साथ आते भी रहे, नीतीश का साथ छोड़ते रहे, नीतीश के साथ आते भी रहे। शिवानंद तिवारी एक मायने में काफी मजबूत नेता हैं कि वो बेबाक टिप्पणी करते हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी की जो टिप्पणी होती है या उसकी जो उनका जो बयानबाजी होता है उसको लेकर के कभी कभी जिस दल में वो रहते हैं उस दल के गले की फांस भी वो बन जाते हैं। और यही वजह रही है कि शिवानंद तिवारी को लेकर के कभी आरजेडी में असमंजस की स्थिति रही है तो कभी नीतीश भी असमंजस में रहेंगे। आपको याद होगा कि राजगीर सम्मेलन में जिस समय नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था तो यही शिवानंद तिवारी ने राजगीर सम्मेलन में कहा था कि नरेंद्र मोदी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और उसी से समय से नीतीश और शिवानंद तिवारी के बीच में एक तरह से कहिए मनमुटाव हुआ और अंततः शिवानंद तिवारी को जदयू छोड़ना पड़ा, दूसरी दफा वो राज्यसभा नहीं जा पाए। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है मेरी जो अपनी समझ बताती है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में भले ही तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं मिल पाई है, लेकिन आरजेडी की गद्दी पर पूरी तरह से तेजस्वी यादव काबिज हो चुके हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब आरजेडी में एक तो जो बुजुर्ग नेता हैं वो अधिकांश हाशिए पर चले गए हैं, एक दो नेता अगर जगदानंद सिंह अभी हैं तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो हैं अभी तेजस्वी के साथ। लेकिन इसके अलावा जो पुरानी पीढ़ी है रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने के बाद जो और पुरानी पीढ़ी है उसमें अकेले शिवानंद तिवारी हैं जो लालू प्रसाद यादव के ही उस्ताद रहे या लालू प्रसाद के मित्र रहे। वैसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव के सामने बाध्यता है कि शिवानंद तिवारी को वो इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन शिवानंद तिवारी को वो साथ लेकर के भी नहीं चल सकते। शिवानंद तिवारी ने जिस तरह से चुनाव परिणाम के बाद बगैर समीक्षा किए हुए, आप कह सकते हैं कि आरजेडी ने समीक्षा का जो कार्यक्रम रखा वो 21 दिसंबर को रखा है, बगैर समीक्षा किए हुए शिवानंद तिवारी ने जिस तरह से कांग्रेस पर हमला किया तो निश्चित रूप से शिवानंद तिवारी ने यह जताने की कोशिश की कि यह हार तेजस्वी की कांग्रेस के बदौलत हुई है। लेकिन कल जो शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पर लिखा है उसमें उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सोनिया जी ने किस तरह से जब सीताराम केसरी का जमाना था तो उस समय उन्होंने सोनिया गांधी आगे बढ़ कर के आई और तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, फिर जब स्थिति बदतर हुई तो फिर सोनिया गांधी आई और मनमोहन सिंह की सरकार बनी। और उसमें शिवानंद तिवारी ने जिक्र किया है कि किस तरह मनमोहन सिंह को जब सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी और मनमोहन सिंह को जब उन्होंने चयन किया तो लालू प्रसाद यादव के आवास पर गए दिल्ली में और शिवानंद तिवारी भी वहीं पे मौजूद थे। शिवानंद तिवारी ने लिखा है कि लालू प्रसाद ने उनसे हमारा परिचय कराया और सोनिया गांधी के व्यक्तित्व में जो आभा थी वह आभा बता रही थी कि प्रधानमंत्री का पद ठुकरा करके उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। शिवानंद ने लिखा भी है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में नेताओं का क्या कुकृत्य होता है, इसको उस पद को ठुकरा दिया सोनिया गांधी ने। लेकिन एक शब्द जो आज शिवानंद तिवारी ने फिर लिखा है कि सोनिया गांधी को अब क्या चाहिए, पुत्र मोह चाहिए या पार्टी मोह चाहिए, पुत्र मोह चाहिए या लोकतंत्र चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में सोनिया गांधी के उस व्यक्तित्व से प्रभावित होने के बाद भी शिवानंद तिवारी ने सीधा आक्रमण सोनिया गांधी पर किया है राहुल गांधी के बहाने, यानी कि अब आप पुत्र मोह से उबरिए। लेकिन जो शिवानंद तिवारी का बयान आया है उसके बाद कांग्रेस ने तो जो रिएक्ट किया, जदयू ने भी रिएक्ट किया है। जदयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने कहा कि यह निशाना शिवानंद तिवारी का लालू प्रसाद यादव पर भी है। अगर एक साथ मतलब आपको क्या लगता है, एक आखिरी सवाल अशोक जी, जो शिवानंद तिवारी सोनिया गांधी या फिर राहुल के सहारे किस पर निशाना साध रहे हैं? मतलब आपका जो अनुभव रहा है, क्या वाकई में इसके सहारे तेजस्वी पर तो निशाना नहीं है? वही मैं कह रहा था कि सोनिया गांधी के खिलाफ
एक शब्द भी लालू प्रसाद यादव ने न आज तक बोला है और न सुना है। आपको याद होगा कि जब भी विपरीत परिस्थिति में, जब शरद पवार, पीएस संगमा, तारिक अनवर जैसे लोगों ने सोनिया गांधी का साथ छोड़ा था, उस समय भी लालू प्रसाद यादव डट करके सोनिया गांधी के पक्ष में थे। तो वैसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला करता है, निश्चित रूप से एक तीर से दो निशाने शिवानंद ये भी बताना चाहते हैं। शिवानंद तिवारी, एक तीर से दो निशाना, मतलब निशाने पर तेजस्वी और तेज प्रताप है और कहीं और वो निशाना साधने की कोशिश दिखा रहे हैं। चलिए इस खास खबर को हम जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और कह रहे सियासत साधने की कोशिश बंगाल में चल रही है। वहां भी किसानों को लेकर ही बयान आ रहे हैं कि आपके खाते में 6,000 रुपया पहुंचा। बिहार के किसानों से भी 3 महीने पहले यही सवाल किए जा रहे थे। लेकिन एक तरफ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर 4 डिग्री सेल्सियस पे तापमान के बीच इस कड़ाके के ठंड में बॉर्डर पर डटा हुआ है, उसके लिए किन्हीं के पास कोई शब्द नहीं है। कहने को तो सिर झुकाने को तैयार है, लेकिन बातचीत की को लेकर कोई, जो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ इसी तरीके का आया था कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हो रही है। दोनों अपने अपने जगहों पर सियासत कर रहे हैं। किसान किसका मोहरा है ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस मोहरे के सहारे देश की सियासत साधी जा रही है, ये अब साफ दिखने लगा है। चलिए, बिहार में भी पप्पू यादव उस सियासत को साधने की कोशिश कर में जुट गया है। आज उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, जिस यज्ञ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मावलंबी के लोग मौजूद थे। और इस दौरान इन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जरा ये भी आप सुनिए। ये एक बड़ी बात है कि पप्पू यादव आंदोलन में, बिहार में अगर आंदोलन की थोड़ी सी भी स्पेस बनती है, पप्पू यादव आपको जरूर दिख जाएंगे। चाहे वो बरसात के समय जल जमाव का मामला हो, अपहरण का मामला हो, लूट का मामला हो, हत्या के मामला, आपराधिक मामला हो, कुछ भी ऐसा हो, पप्पू यादव आंदोलन करते हुए दिख जाएंगे आपको। मतलब बिहार में आंदोलन को लेकर पप्पू यादव ने एक अलग अपनी पहचान बना ली है कि आंदोलन करने में वो सबसे आगे है। तो जरा सुनिए पप्पू यादव इस आंदोलन के, किसान आंदोलन के समर्थन में क्या कह रहे हैं और 22 तारीख को ये क्या करने जा रहे हैं, जरा सुनिए। जी, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पूजा अर्चना का, सर्वधर्म समभाव प्रार्थना का, किसान आंदोलन के सहारे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ये तो आज पूरे बिहार में चौथा दिन आप लगातार किसानों पर हमला, देश के आत्मा पर हमला, देश के अन्नदाताओं पर हमला। आप कभी नोटबंदी के वक्त सबको चोर कह दिए, सबसे बड़ा चोर कौन निकला वो देख लीजिए। उसके बाद आपने जीएसटी के वक्त व्यवसायियों को चोर कह दिया, रोजगार के वक्त यूथ को चोर कह दिया, उन्मादी कह दिया, कोरोना वायरस में मजदूर के राइट्स को छीन लिया, काला धन के वक्त आपका पूरा काला धन जो वर्कर का, अदानी का, अंबानी का, गूगल के मालिक के लिए था, क्या हुआ? बेमूला की घटना घटी तो उग्रवादी। आप हमको बता दीजिए, मजदूर की बारी आए तो उग्रवादी, किसान की बात आए तो माओवादी, अपराधी, आतंकवादी, भिंडर वाला का फोटो लगल है,
प्रधानमंत्री जी को मारना चाहता है, किसान प्रधानमंत्री को मारना चाहेंगे। कंप्लीट डिवाइड एंड रूल। कहां ले जा रहे हैं देश को? जी हाँ, कहाँ ले जा रहे हैं देश को। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। लालू तेजस्वी मुलाकात। जी हाँ, चुनाव के बाद पहली बार पिता पुत्र की मुलाकात हुई है। आज पिता एक ऐसे पुत्र से मुलाकात उनकी हुई है जो बिहार की सियासत को अपने तरीके से साधने की कोशिश की। पिता के साये से अलग हटकर पहली बार वो राजनीति के मैदान में आए और बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। जो जानकारी है कि मिलते मिलते बहुत भावुक हो गए और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में कोई बड़ा बदलाव दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन पहले चलिए देखते हैं कि तेजस्वी ने क्या कहा है मीडिया से। वो खबर होगी कि लालू जी का जो किडनी है 25% काम कर रहा है और चुनाव के बाद ये पहली बार और लगभग मेरे को 4 से 5 महीने हो गए मिले हुए और आज शनिवार है, इसलिए मिलने का जो दिन होता है उस दिन हम लोग पहुँचे हैं और जाकर के सेहत का जो है हालचाल हम लोग लेंगे। सब लोग घर परिवार के लोगों का था कि जाकर के एक बार हम लोग कोई परिवार का लोग जो है वो मिल कर के आए। आप कुछ ब्रीफ हो गए वहाँ पे नीतीश की सरकार बने, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप चूक गए, थोड़े से के लिए चूक गए, समर्थन अच्छा खासा आपको मिला था। नहीं देखो, तो चोर दरवाजे से वो लोग आए हैं, सरकार बनाए हैं, जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया था। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अगर 1 महीना देखा जाए तो दिन दहाड़े जो है हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है, पूरी तरीके से सरकार जो है फेल नज़र आ रही है। और नीतीश जी तो जो चुनाव के समय हम लोग कहते थे कि थक चुके हैं, वाकई में सरकार थकी हुई चल रही है। चलिए, सरकार थकी हुई है, लेकिन लालू यादव से मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि चीज़ें बिहार की सियासत बदल सकती है। चाचा थके हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन चाचा कमज़ोर नहीं हुए। थकान मिटाने में भतीजा की सहमति बन जाए, ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं। लेकिन ये बिहार की सियासत है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है और ये अगर समझ में भी आ रहा है तो ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। चलिए हम सीधे रांची चलते हैं अपने संवाददाता संदीप के पास। संदीप जी, आज दोनों पिता पुत्र की मुलाकात हुई है काफी लंबे अरसे बाद। मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो कैसा था उनका बॉडी लैंग्वेज और क्या अंदर खाने में क्या सब चला है? कुछ अगर जानकारी हो तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं। जी, लालू प्रसाद यादव से आज उनके पुत्र तेजस्वी यादव मिले हैं और रिम्स के पेइंग वार्ड में लगभग 1 से सवा घंटा मुलाकात हुई है दोनों पिता और पुत्र की। और कह सकते हैं कि काफी अंतराल के बाद आज पिता और पुत्र की मुलाकात हुई है, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले उनकी मुलाकात अपने पिता लालू प्रसाद यादव से हुई थी। हालांकि लगभग जून में उनकी मुलाकात हुई थी, अंतिम मुलाकात। उसके बाद बिहार चुनाव में व्यस्तता के कारण वे अपने पिता से नहीं मिल पाए थे। पर जिस तरह से आज उनकी मुलाकात हुई है और वे बाहर निकल के उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले से जो खबरें आ रही थी मीडिया में कि लालू प्रसाद यादव की किडनी 25% ही काम ठीक से कर रही है, ऐसे में उनके और उनके परिवार की चिंता या जरूर बनी हुई थी। और यही वजह था कि वे लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आज रांची पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की। क्योंकि जिस तरह से 25% यदि बोला जा रहा है उनकी डॉक्टरों की तरफ से, तो वे जो किडनी से संबंधित और भी जो डॉक्टर हैं, चाहे एम्स की बात करें या फिर दूसरे जो संस्थान है, बड़े संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है, उनके डॉक्टरों से वे जरूर राय ले रहे हैं, उनके परिवार वाले भी राय ले रहे हैं कि आखिर इस परिस्थिति में उनका बेहतर इलाज कैसे और हो सके संभव। और उन्होंने रिम्स जो एम्स के डॉक्टर हैं उनसे भी मंत्रणा की है कि एक बार कम से कम वे रिम्स में जाके विजिट करें और लालू की जो तबीयत है उसका कह सकते हैं जांच की जाए, ताकि जो उनको सही इलाज है वह मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कृषि बिल से संबंधित भी एक बयान दिया कि कृषि बिल में जो
अभी विरोध किसानों का चल रहा है, तो किसानों को उनका जो हक है वह मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार पे भी उन्होंने हमला किया है, कहा कि जिस तरह से विगत दिनों की यदि बात करें तो हर एक सरकारी जो सेक्टर हैं, चाहे सीसीएल की, रेलवे की बात करें, बीएसएनएल की बात करें या फिर एलआईसी की बात करें, सभी को प्राइवेट की ओर ढकेला जा रहा है, जो उनको प्राइवेट किया जा रहा है सरकारी सेक्टरों से हटा के, और कहीं ना कहीं जो अभी किसान है उन्हें भी प्राइवेट की सेक्टर में ढकेलने की कोशिश की जा रही है, या कहीं से जायज नहीं है। और तीसरी यदि बात करें तो उन्होंने बंगाल, आगामी जो बंगाल में चुनाव होने हैं उस पर उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में लालू प्रसाद यादव से किसी तरह की मंत्रणा नहीं हुई है, अभी इसमें समय है। और जो जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य को लेकर जो टिप्पणी विगत दिनों यदि तेजस्वी यादव की करें, उन्होंने उनके हालचाल के लिए एक टिप्पणी की थी, और कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति में इसको लेके काफी चर्चाएं हो रही थी, या कह सकते हैं इस विषय पर राजनीति हो रही थी, तो उस पर उन्होंने साफ कहा कि जीतन राम मांझी को कोरोना हुआ था और इसी के कारण मैंने उनकी सिर्फ स्वास्थ्य की कामना के लिए वह जो मैसेज था वह किया था, या फिर उनकी स्वास्थ्य जल्दी सुधर जाए इसके लिए मैंने किया था, इससे अधिक इस मामले में कुछ नहीं है और इसे इतना तूल पकड़ने की जरूरत नहीं है। जी से है मेरा कि बिहार की सियासत कुछ नजदीक से समझने वाले लोगों का ये अनुमान है या ये खबरें आ रही हैं कि जो नीतीश और लालू यादव के बीच जो दूरियां बढ़ गई थी वो दूरियां अब मिटती जा रही है, दोनों के रिश्ते में सुधार हो रहा है। ये इस मुलाकात के बाद तेजस्वी जिस तरीके से अपने चाचा पर हमलावर होते रहे हैं, उसमें हो सकता है कि एक बदलाव दिखे। ऐसी पॉलिटिकल सर्किल में ऐसी चर्चा है। नीतीश को लेकर लालू यादव से मिलने से पहले जो बयान था उनका, और लालू यादव से मिलकर जब बाहर निकले, दोनों के बयान में या बॉडी लैंग्वेज में कुछ फर्क आपको दिखा क्या? यदि मुलाकात से पहले की बात करें और मुलाकात की बात करें तो दोनों में थोड़ा अंतर काफी देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से जो एक निजी होटल में जहां पे ठहरे थे तेजस्वी यादव, वहां से निकलने के क्रम में उन्होंने जरूर कहा था कि चुनाव से पहले भी यदि उनके बयान की बात करें तो उन्होंने जरूर कहा था कि चाचा अब थक गए हैं, पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद की यदि बात करें तो इस तरह की कोई भी चर्चाएं या फिर कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया। इससे थोड़ा बहुत यह अंदाजा लगाया जरूर जा सकता है कि क्या लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद सरकार या नीतीश पे भी चर्चाएं हुई या फिर राजनीति पे भी चर्चाएं हुई, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा तेजस्वी यादव अपने पिता के साथ थे, और जिस तरह से उनका जब भी वे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते थे तो नीतीश पर जरूर हमला बोलते थे। पर इस बार लालू प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब समझिए कि मिलने के बाद उस तरीके से हमलावर नहीं थे तेजस्वी। जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि इन दोनों की मुलाकात में बीमारी भी एक जायज कारण जरूर है, लेकिन एक बहाना भी है कि बिहार की सियासत को आने वाले समय में किस तरीके से साधना है। चलिए इस खास खबर को अब यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।